तो हेलो मेरे प्यारे मित्र। तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी मेजर 10 का होने वाला है। ये हमारा मेजर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मेजर 9 का हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा। तो अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन को नहीं देखा है, मेजर 9 का 2 से 3 क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जितने भी सारे पढ़ने हैं, तो आप हमारे पुराने जो सिलेबस हैं, मतलब सिलेबस तो दोनों का सेम है, मतलब पुराने जो वीडियोज़ हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 2022-26 वालों के लिए था वो। तो उसमें भी जो क्वेश्चन है वो सारा सेम है। तो आप वहाँ से जाके अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हो, जिसको जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है। वरना फिर मैं इसी पे डाल रही हूँ क्वेश्चन, तो आप यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद्यागस का पहला क्वेश्चन है। तो विद्यागस का पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या है। आर्थिक भूगोल की परिभाषा लिखिए एवं इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि आर्थिक भूगोल क्या है, आप उससे क्या समझते हैं, और इसके जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। तो तो चलिए जानते हैं उत्तर को। तो उत्तर क्या है हमारा। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आर्थिक भूगोल में क्या है कि मानव के जितने भी आर्थिक क्रियाकलापें हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, खनिज, या खनिज 2 बार हो गया तो एक खनिज को आप लोग यहाँ काट दीजिएगा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, आखेट, मत्स्य पालन, व्यापार, परिवहन, संचार, कृषि, पशुपालन, विनिर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनुष्य को जिन जिन क्रियाकलापों को करके आर्थिक मदद मिलती है, यानी कि धन की प्राप्ति होती है, वही क्या कहलाती है, तो आर्थिक भूगोल कहलाती है। जैसे बहुत सारे चीज़ हो गए, खनिज, ऊर्जा संसाधन वगैरह हो गया, आखेट हो गया, मत्स्य पालन हो गया, व्यापार, परिवहन, ये सभी चीज़ें, ठीक है। आगे है, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। आर्थिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करता है। यानी कि क्या है कि आर्थिक भूगोल जो है वो आर्थिक क्रियाओं का जो वितरण है किस प्रकार से, तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनका जो संबंध किस प्रकार से, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग समझे तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन जिस भूगोल के अंतर्गत किया जाता है उसी को आर्थिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। आगे है, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। पहला है संसाधन भूगोल। तो क्या इसमें, यह प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग और प्रबंधन का अध्ययन करता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन के वितरण का कैसा है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उनका प्रबंधन किस प्रकार से होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत। आगे है कृषि भूगोल। तो कृषि भूगोल में क्या है, कृषि गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। कृषि भूगोल में फसलों के वितरण, कृषि पद्धति और कृषि उत्पादों के व्यापार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कृषि से रिलेटेड जितने भी कार्यों को किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये किसका भाग है, तो ये आर्थिक भूगोल का ही भाग है, ठीक है, यानी उसका क्षेत्र है। आगे है औद्योगिक भूगोल। तीसरा है औद्योगिक भूगोल। इसमें क्या है, उद्योगों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन है। औद्योगिक भूगोल में उद्योग के स्थान, उद्योगों के प्रकार और उद्योगों के विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला है वाणिज्यिकी भूगोल। तो वाणिज्यिकी भूगोल में क्या है, व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वाणिज्यिकी भूगोल में व्यापार के पैटर्न, व्यापार के मार्ग और व्यापार के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आगे है, पांचवा है पर्यटन भूगोल। तो पर्यटन भूगोल में क्या है, तो पर्यटन भूगोल एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो पर्यटन गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का विश्लेषण करता है। यह पर्यटन के पैटर्न, प्रक्रियाओं और परिणामों को समझने के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यानी कि पर्यटन का जो पैटर्न है,
पर्यटन का जो प्रक्रिया है उसका परिणाम क्या है, क्या होता है और भौगोलिक दृष्टिकोण का उपयोग कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन पर्यटन भूगोल में किया जाता है। तो ये किसका क्षेत्र है, तो ये आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पॉइंट को याद कर लेना है। जैसे पर्यटन भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, वाणिज्यिकी भूगोल हो गया, इन सभी चीज़ों को सिर्फ याद करना है। बाकी इसके जो अंदर वाले जो चीज़ है, यानी कि इसका जो परिभाषा है या फिर डिफिनेशन वगैरह जो है, उसको क्या कर लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि बोलती हूँ कि आप लोगों को इतने साधारण और सरल शब्द मिलेंगे हमारे वीडियो में कि आप लोग उसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको खुद से लिखने के लिए काबिल हो जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा शब्दों का सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, मेन जो पॉइंट होते हैं उनको सिर्फ याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी उसके अंदर की चीज़ को आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। आगे है छठा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान का अध्ययन करता है। यह इस बात पर गौर करता है कि व्यापार गतिविधियां विभिन्न देशों में कैसे और क्यों होती है। आगे है सेवा भूगोल। तो सेवा भूगोल में क्या है, सेवा भूगोल में सेवाओं के प्रकार, सेवाओं के वितरण और सेवाओं के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आगे है परिवहन भूगोल। आठवां क्या है, परिवहन भूगोल। इसमें क्या है, परिवहन भूगोल में परिवहन के मार्ग, परिवहन के साधन और परिवहन के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आगे है आर्थिक भूगोल का महत्व। तो इसका महत्व भी है, तो क्या क्या इसका महत्व है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या है, आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियां में क्या है, तो आर्थिक भूगोल हमें आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करती है। पहला तो है कि आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से होती है, इन सभी चीज़ों को क्या करती है, समझने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कृषि उद्योग और सेवाएँ भौगोलिक रूप से कैसे वितरित होती है और क्यों होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने में क्या करती है, तो आर्थिक भूगोल मदद करती है। आगे है संसाधनों का उपयोग। तो संसाधनों का उपयोग में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे आर्थिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग और प्रबंधन का अध्ययन करता है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आर्थिक भूगोल जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसा है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका प्रबंधन किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी चीज़ों का भी क्या है, तो महत्व को बताता है। कौन, तो आर्थिक भूगोल, ठीक है। आगे है व्यापार और परिवहन का महत्व बताता है। तो आगे इसमें आप पॉइंट को लिखना चाहते हो तो पॉइंट को आगे बढ़ा के इसमें खुद से आप लिख सकते हो। व्यापार और परिवहन के महत्व को ये बताता है। आगे है आर्थिक विकास के महत्व को बताता है और नीति निर्माण को किस प्रकार से नीति का निर्माण किया जाए, उन सभी चीज़ों को ये बताता है। तो ये सभी चीज़ों में क्या करता है, तो आर्थिक भूगोल जो है वो सहायता प्रदान करता है। तो हमको नहीं लगता है कि आपको पॉइंट बढ़ाने की ज़रूरत है। आप 1-2 पॉइंट लिखें, काफ़ी है। जो याद रहता है उसको आप लिखते हैं, ठीक है। काहे कि बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, ठीक है। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का ही एक उपक्षेत्र है जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल हमें विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद करता है। तो आर्थिक भूगोल क्या है, तो आर्थिक भूगोल का ही एक उपक्षेत्र है और इसके अंतर्गत बहुत सारे विशेष क्षेत्र भी आते हैं। और ये किस चीज़ में सहायता करती है, तो आर्थिक क्रियाकलापों को समझने में ये मदद करती है, ठीक है। और आर्थिक भूगोल हमें विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को भी समझने में क्या करती है, तो सहायता प्रदान करती है। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। और मैं बार बार बताती हूँ कि आप लोग अगर निष्कर्ष को लिखते हो, हर क्वेश्चन के नीचे आप अगर क्वेश्चन का आंसर के नीचे अगर आप निष्कर्ष को लिखते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। निष्कर्ष लिखने से ये हो जाता है कि अगर जो एग्जामिनर है वो मतलब चेक नहीं कर रहा है, वो चेक नहीं कर रहे हैं पूरा, तो आपका निष्कर्ष देख के वो बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। तो वहाँ से आप लोगों को अच्छा नंबर मिल जाता है, ठीक है। और देखने में भी अच्छा लगता है, निष्कर्ष को डालने के बाद वो देखने में भी अच्छा लगता है और वो एग्जामिनर खुश भी हो जाता है कि हाँ ये लिखा है उस चीज़ को बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आप निष्कर्ष को भी लिखते हो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है।